So now we are going to discuss about the last topic of the immune system, that is the disorders related to immune system. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, जो इंटरनल फंक्शनिंग हमारी खराब हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई इंटरनल रीजन के वजह से, ड्यू टू सम इंटरनल रीजन, जब डिसफंक्शनिंग हो जाती है, डिसफंक्शनिंग और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम, डिसऑर्डर। तो यहां पे हम डिसऑर्डर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के साथ जो भी हमारे डिसऑर्डर्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और ऑटो इम्यूनिटी। तो फर्स्ट डिसऑर्डर्स होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और ऑटो इम्यूनिटी। सेकेंड टाइप ऑफ जो डिसऑर्डर्स हमारे इम्यून सिस्टम के साथ लिंक्ड होते हैं उनको बोलते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो वन बाय वन करके हम सारे डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड कैटेगरी इज द एलर्जी, which is also linked with the immune system, hypersensitivity disorder, hypersensitivity disorder, or we can say in simple language allergy. Clear? तो सबसे पहले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं या ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर वन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पे हमारे इम्यून सिस्टम ने खुद ही कोई प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो इम्यून सेल्स होते हैं दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन body's own cell and non-self body's cells। तो अपनी बॉडी के सेल को पहचान सकते हैं, जो बॉडी के सेल नहीं हैं उनको पहचान सकते हैं इम्यून के सेल्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि इम्यून सेल्स दे आर नॉट एबल to differentiate, they are not able to differentiate between body's own cells and non-body cells। तो वो बॉडी के सेल्स और बिना बॉडी, जो बॉडी से बाहर वाले सेल्स हैं उनको वो डिफरेंशिएट करने में क्षमता खो देते हैं। अगर इम्यून सेल्स की वो पावर खत्म हो गई तो इम्यून सेल्स क्या करेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कॉज करेंगे। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कब होते हैं, जब बॉडी अपने सेल्स को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देती है। तो इम्यून सिस्टम क्या करना शुरू कर देगा, जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो हमारी बॉडी सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, बॉडी सेल्स पे अटैक होना शुरू हो जाएगा। यानी कि बॉडी के अपने ही सेल्स को डैमेज कर रहे हैं। तो इस तरह की डिजीजेस को, डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। क्लियर? अब जैसे हमने पीछे एक वर्ड यूज किया था एंटीजन, तो यहां पे क्या हो जाता है, सेल्फ एंटीजन का कंसेप्ट अराइज हो जाता है। यानी कि बॉडी के सेल्स
ही एंटीजन की तरह एक्ट करना शुरू कर जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेल्फ एंटीजन। इज इट क्लियर? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हम कुछ एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सबसे पहली एग्जांपल है मियास्थीनिया ग्रेविस। ये डिसऑर्डर हमने +1 में भी स्टडी किया था, मियास्थीनिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है? बॉडी के खुद के सेल्स सेल्फ एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं। They starts to behave like self antigens and they destroy the muscle cells. Destroy muscle cells. अगर मसल सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए तो डेफिनेटली क्या होगा? जो हमारी मसल्स है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो डीजेनरेशन ऑफ मसल सेल्स। तो मियास्थीनिया ग्रेविस के अंदर मसल सेल्स की डीजेनरेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि मसल सेल्स खुद सेल्फ एंटीजन बन जाते हैं, वो मसल्स को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? सेकंड इज द हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज। अब हाशिमोटो डिजीज के अंदर क्या होता है? जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या कर देती है? एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर देती है, एंटीबॉडीज, जिस कारण थायराइड ग्लैंड डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। डीजेनरेसी ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या होना शुरू हो गया? डीजेनरेट, मतलब डैमेज होना शुरू हो गया, जिस कारण थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन जितने भी होते हैं, टेट्राएडाथायरोनिन या ट्राइएडाथायरोनिन, उनकी क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स होनी शुरू हो जाती है, या जिसको हम क्या बोल देते हैं? हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू द डैमेज ऑफ द थायराइड ग्लैंड बिकॉज ऑफ द बॉडीज एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। तो इस डिजीज को क्या बोल देते हैं हम? हाशिमोटो डिजीज। क्लियर? थर्ड डिजीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परनीशियस। परनीशियस और डिस्ट्रक्टिव अनीमिया। डिस्ट्रक्टिव अनीमिया। तो परनीशियस या डिस्ट्रक्टिव अनीमिया में क्या होता है? जो बॉडी की खुद की कोई एंटीबॉडीज, जब बॉडी की खुद की कोई एंटीबॉडीज आरबीसीज को डैमेज करना शुरू कर देती हैं, डैमेज टू आरबीसीज, या फिर जो एंटीबॉडीज हैं वो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से सिक्रीट होता है? फ्रॉम द ऑक्सिंटिक सेल्स ऑफ स्टमक। तो स्टमक के ऑक्सिंटिक सेल्स HCl भी रिलीज करते हैं और एक फैक्टर रिलीज करते हैं, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जिसको हम कोबलमीन भी बोलते हैं, कोबलमीन, उसकी अब्जॉर्प्शन करवाने में रोल प्ले करता है कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये बॉडी की एंटीबॉडीज कासल इंट्रिंसिक फैक्टर को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। कासल इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं बन रहा तो डेफिनेटली विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब विटामिन B12 क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज की प्रोलिफरेशन करवाता है, आरबीसीज प्रोलिफरेट करवाता है। तो डेफिनेटली आरबीसीज प्रोलिफरेट नहीं कर पाएंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो आरबीसीज का नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आरबीसीज डिक्रीज्ड।
अगर आरबीसी डिक्रीज हो गए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? अनीमिया। अनीमिया। तो यहां पे आरबीसीज को डैमेज किया जा रहा है ड्यू टू बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम? परनीशियस और डिस्ट्रक्टिव अनीमिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर which is considered under the autoimmune disorders is the chronic anemia. Chronic anemia. अब क्रोनिक अनीमिया में क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑटो एंटीजेंस बन जाते हैं। वो ऑटो एंटीजेंस आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, यानी कि फॉर देम आरबीसीज क्या बन गए? एंटीजन बन गए। आरबीसीज क्या बन गए? एंटीजन। उसके ऊपर एंटीबॉडीज अटैक करना शुरू कर देती हैं, एंटीबॉडीज अटैक कर देती हैं और आरबीसीज क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय। अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गए, आरबीसी का नंबर कम हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं हम? अनीमिया। तो ये ऐसी अनीमिया है जो काफी लंबे टाइम तक चलती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्रोनिक अनीमिया। क्लियर? तो ये 4 डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर। नेक्स्ट इज इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। सेकंड इज इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो यहां पे नाम से पता चल रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया। इम्यून सिस्टम क्या हो गया? डेफिशिएंट। तो उसकी डेफिशिएंसी होगी ड्यू टू सम जीन म्यूटेशंस, या तो जीन म्यूटेशंस होने के कारण या जीन डेफिशिएंसी होने के कारण, यानी कि उनको मैन्युफैक्चर करने वाली जीन नहीं आई, या फिर बाहर से कोई इंफेक्शन भी हो सकती है इसके अंदर। बाहर से कोई इंफेक्शन होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स बनना बंद हो गए, या फिर कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। खाने पीने की डेफिशिएंसी के कारण हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहे। तो यहां पे सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं एक एग्जांपल SCID, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि SCID में क्या होता है? एक जीन डेफिशिएंसी हो जाती है, जीन डेफिशिएंसी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर एक जीन होती है, उसकी डेफिशिएंसी होने के कारण एक एंजाइम नहीं बन पाता। उस एंजाइम का नाम है एडिनोसाइन डीएमिनेज, एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम। ये एंजाइम की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती ड्यू टू जीन डेफिशिएंसी ओवर क्रोमोसोम नंबर 12। अब ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन के अंदर, यानी कि अगर ये एंजाइम ही नहीं बना तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। तो फिनाइल एलेनिन क्या कर देगा? हमारी बॉडी के अंदर जो बी सेल्स, टी सेल्स हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स एंड थाइमस टी लिम्फोसाइट्स, उनकी प्रोलिफरेशन को इफेक्ट करता है, उनकी प्रोलिफरेशन नहीं हो पाएगी। तो फाइनली हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सेकंड जो डिसऑर्डर है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर के अंदर हम कंसीडर करते हैं, दैट इज द एड्स। एड्स का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो
डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में। तो एड्स के अंदर जो वायरस होता है HIV वायरस, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। वह HIV वायरस किसके ऊपर अटैच कर जाता है? टी लिम्फोसाइट्स के सरफेस के ऊपर। तो टी लिम्फोसाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग को क्या कर देता है? वो बंद कर देता है। अब टी लिम्फोसाइट्स अगर बनने बंद हो गए तो हमें बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार से एड्स क्या करता है? हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है एज इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो एड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आर टर्म्ड एज द हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स और एलर्जी। सो थर्ड डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स, जिनको शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं? एलर्जी। क्लियर? तो हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स या एलर्जी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो एलर्जी किस कारण होती है? ड्यू टू सम एलर्जन। हाइपर सेंसिटिविटी किस कारण होती है? ड्यू टू सम एलर्जन। अब हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चर कर देता है उसके अगेंस्ट, और ये एंटीबॉडीज क्या कर देती है? एंटीजन्स को किल कर देती हैं। क्लियर? अब हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन causes very high production of antibodies। थोड़ी सा एंटीजन एंटर करने पे भी बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चर हो जाती हैं। इस चीज को क्या बोल देते हैं हम? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। हाइपर सेंसिटिविटी के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर IgE टाइप की एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर हो जाती हैं। IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज काफी ज्यादा मैन्युफैक्चर होने के कारण हिस्टामिन्स एंड सीरोटोनिन्स की प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो जाती है। हिस्टामिन्स या सीरोटोनिन्स जब ब्लड वेसल से निकल के हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आती हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाती हैं, तो वो क्या करती हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आके सेल्स की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देती हैं। सेल परमिएबिलिटी इंक्रीज्ड, जिसके कारण एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करना शुरू कर देता है। तो एलर्जन क्या होता है? कोई भी केमिकल, फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट जो हमें एलर्जी कॉज कर सकता है उसको क्या बोल देते हैं हम? एलर्जन। इज इट क्लियर? तो इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जी के? लाइक रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वाटरी आइज, आंखों में से पानी निकलता रहता है, रेडिश आइज, आंखें लाल हो जाती हैं, या फिर रैशेस ऑन स्किन। तो एलर्जी के सिम्टम्स में अगर एलर्जी इतनी ज्यादा सीवियर हो जाए तो इवन डेथ भी हो सकती है। क्लियर? तो इसलिए एलर्जी को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसकी अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो इसकी अलग अलग टाइप्स हैं, लाइक हे
हे फीवर। हे फीवर में क्या होता है, जब कोई पोलन या कोई स्पोर एलर्जन की तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर, एलर्जन की तरह एक्ट करता है, तो उस टाइम पे इंक्रीज्ड प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। तो म्यूकस ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, म्यूकस की इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाती है नोज के अंदर, थ्रोट के अंदर, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, जिसके कारण हमारे ब्लॉकेज हो सकती है या फिर कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। जो कंजक्टाइवल लेयर होती है कॉर्निया के अराउंड, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो यहां पे क्या होता है, हम किस प्रकार से हे फीवर से बच सकते हैं? हे फीवर कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग एंटी हिस्टामीन्स। तो एंटी हिस्टामीन ड्रग्स आते हैं, एंटी हिस्टामीन्स के द्वारा इस चीज को हम कवर अप कर सकते हैं। तो एंटी हिस्टामीन्स में क्या जाता है, जैसे फिनाइन, PHENINDAMINE, फेनिडामिन, या फिर सेट्रीजीन जैसे ड्रग्स होते हैं, या डाइफेनीहाइड्रामीन तरह के ड्रग्स होते हैं एंटी हिस्टामिन्स में, उनको यूज किया जा सकता है हे फीवर के अगेंस्ट। सेकेंड इज अस्थमा। अस्थमा का मतलब क्या होता है? स्पासम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसकी स्पासम का मतलब क्या होता है? कंट्रैक्शन हो जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। जो उसके अंदर म्यूकस बन रहा है वो टिश्यू को स्वेलअप कर देता है, टिश्यू स्वेलअप ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो टिश्यू है वो स्वेलअप हो जाता है, एंड फाइनली जो ल्यूमेन है वो रिड्यूस हो जाता है, ल्यूमेन रिड्यूसेस। ल्यूमेन इतना छोटा हो जाता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो उस चीज को क्या बोल देते हैं हम? अस्थमा। अगर सीवियर अस्थमा हो जाए तो इवन डेथ भी हो सकती है उसी टाइम पे। क्लियर? नेक्स्ट इज एनाफिलेटिक शॉक। थर्ड टाइप इज एनाफिलेटिक शॉक। जब हमें येलो वास्प बाइट करता है, येलो वास्प, या फिर बीज स्टिंग करती हैं, या फिर स्नेक बाइट करता है, या फिर जैसे हमारे बिच्छू वगैरह होते हैं वो बाइट कर देते हैं, तो यानी कि कोई भी पॉइजन एंटर करने के बाद जब हमारी इंक्रीज्ड हार्ट बीट हो जाती है, इंक्रीज्ड हार्ट बीट एंड इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, पॉइजन एंटर होने के कारण बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस चीज को क्या बोल देते हैं हम? एनाफिलेटिक शॉक। तो एनाफिलेटिक शॉक को अगर उसी टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए, जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं पेनिसिलिन, या फिर पेन किलर्स आती हैं लाइक एविल, और एंटी हिस्टामिन्स होते हैं लाइक सेट्रीजीन, अगर वो ना लिए जाए तो एनाफिलेटिक शॉक के कारण इवन डेथ भी हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट इज अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया में क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी के ऊपर पिंकिश या फिर ब्लूइश ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब छाले बन जाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं हम? अर्टिकेरिया। एक्जिमा इज द डिसऑर्डर रिलेटेड टू स्किन, तो इसको डर्माटाइटिस भी बोला जाता है, डर्माटाइटिस। जब हमें स्किन इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, स्किन के ऊपर ब्रिस्टल्स बन जाते हैं या छाले बन जाते हैं, या स्किन रेड हो जाती है, तो यहाँ पे रेडिशनेस ऑफ स्किन
मेन इसका एक सिम्टम होता है एक्जिमा का, तो वो हो जाता है ड्यू टू सम एलर्जन, तो उस बीमारी को क्या बोला जाता है, एक्जिमा। क्लियर। अब जैसे मैंने ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, लाइक एंटी हिस्टामिन्स। तो एंटी हिस्टामिन्स क्या करते हैं, हिस्टामिन्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर। या फिर एलर्जन को आइडेंटिफाई करके उससे बचना, उससे परहेज करना, तो ये भी क्या है, एक तरह की ट्रीटमेंट में आता है, प्रिवेंटिव मेजर में आ जाता है या ट्रीटमेंट में आ जाता है। अब एलर्जी की डायग्नोसिस किस प्रकार से की जाती है, डायग्नोसिस कैसे होती है एलर्जी की, प्रिक टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट के द्वारा एलर्जी डिटेक्ट की जाती है, या फिर अवॉइडेंस टेस्ट होता है, अवॉइडेंस टेस्ट, चीजों को छोड़ छोड़ के हम पता करते हैं कि किस चीज से हमें एलर्जी थी, या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट, जिनको पैच टेस्ट भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से एलर्जी को क्या किया जा सकता है, आइडेंटिफाई। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया जो इम्यून सिस्टम के साथ लिंक्ड होते हैं। तो 3 तरह की कैटेगरीज बनती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और ऑटो इम्यूनिटी, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स एंड हाइपर सेंसिटिविटी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं लाइक मियासीनिया ग्रेविस, हाशिमोटो डिजीज, या फिर इसके अंदर 2 डिजीजेस आते हैं लाइक पर्निशियस एनीमिया एंड क्रॉनिक एनीमिया। फिर आते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिनके अंदर SCID एंड एड्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देन थर्ड टाइप इज द हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स और एलर्जी, जिनके अंदर हे फीवर, अस्थमा, एनाफिलेटिक शॉक, अर्टिकेरिया या एक्जिमा की बात होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज एंड द डिसऑर्डर्स लिंक्ड विद द इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम टॉपिक क्या हो गया, अब खत्म हो चुके हैं। तो होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया डिटेल में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द एड्स एंड देन अबाउट द कैंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।